नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं ये बताता चलूं कि बेजा तनकीद नहीं होगी यहाँ पर, ना ही हम तनकीद बराए तनकीद करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर अब ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग शायद इमरान खान साहब की शख्सियत से ख़ाइफ़ हैं या PTI के नज़रियों से ख़ाइफ़ हैं। इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से होता है कि इमरान खान साहब की मुस्तकिल तनकीद की जाती है, उनकी शख्सियत पे तनकीद की जाती है, उनकी निजी ज़िंदगी के मुतालिक तनकीद की जाती है, उनकी माशी पॉलिसियों के बारे में तनकीद की जाती है, उनकी अचीवमेंट्स भी कोई हों तो उन पर भी तनकीद की जाती है, वो बेजा की जाती है, वो गलत है। जहाँ क्रेडिट है वहाँ ड्यू है। ब्रिटिश एयरवेज़ पाकिस्तान आ गई, काफ़ी अरसे के बाद वापस आ रही है। एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा कदम है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वही 90 की दिहाई वाली ओपन स्काई पॉलिसी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एयरलाइनें पाकिस्तान आएँ, यहाँ से काम करें। लोग कहते हैं जी PIA को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चलो अच्छा है, इसी बहाने PIA की एयर होस्टेसेस तो तब्दील हो जाएंगी, वरना तो PIA के जहाज़ में जाते ही जी करता है कि एयर होस्टेस को देखते ही बेसाख्ता मुँह से निकल जाता है, फुफ्फो जाओ एक गिलास पानी ला दो। तो इन्हीं एयरलाइनों की आने की वजह से कुछ शाइस्तगी ज़रूर आ जाएगी, रवैये में भी, तबीयत में भी। और ये तो मैंने ऐसे मुज़ाहिका ख़ेज़ बात की, लेकिन हमें इस अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए। और अगर जुल्फ़ी बुखारी साहब का इसमें किरदार है तो उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर एहसन इकबाल साहब को बुरा लग रहा है कि उनके दौर में ये चीज़ नहीं हो पाई और अब हो गई, तो मैं उनको बताता चलूँ कि बहुत जगह उनकी पार्टी ने भी फीते काटे थे जब मंसूबे जरदारी साहब ने लगाए थे। और जरदारी साहब तो ये कहते हैं कि CPEC भी मेरी वजह से आया पाकिस्तान, तो CPEC के बारे में डायलॉग उन्होंने किया था, चीन का दौरा उन्होंने किया था। तो इस हिसाब से नवाज शरीफ साहब को या एहसन इकबाल साहब को CPEC का क्रेडिट भी नहीं जा सकता। भाई जो कर चुका उसने करके दिखा दिया। बात यह कि जब मैंने सोचा था, मैंने इसे जब देखा था तो ये चीज़ मेरी हो गई। ये बचपन के अंदर, कॉलेज के अंदर ये हरकतें अच्छी लगती थी, अब ये हरकतें अच्छी नहीं लगती कि मैंने पहले देखा था तो ये चीज़ अब मेरे पसंद की, अब मेरी हो गई। ये बातें जो हैं ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँगा, मैं ज़रूर तनकीद करूँगा इस हुकूमत के ऊपर, क्योंकि माशी पॉलिसियाँ हैं कमज़ोर, और जहाँ कमज़ोर माशी पॉलिसियाँ होंगी वहाँ शख्सियत से बालातर होकर, नज़रियात से बालातर होकर अवाम के मुफाद में बात होगी। असद उमर साहब को लेकर आए, ओ मल्टी नेशनल का CEO, काम उसने जो करके दिखाया वो मुझे कहने की ज़रूरत है, खाली जगह खुद पुर कर लें। हर आदमी परेशान है आज, असद उमर साहब अकेले जो हैं उनको समझ नहीं आ रही। बेसिकली क्या है कि खेड़ी पहन लेने, शलवार कमीज़ पहन लेने, और शलवार कमीज़ के ऊपर जो है पीपल पार्टी के पुराने अंदाज के मुताबिक कोट पहन लेने से आप जो है वो अवामी आदमी नहीं बन जाते। बुनियादी तौर पे लिबास जो है वो इस चीज़ की रिफ्लेक्शन नहीं है कि आपके जहन में क्या चल रहा है। आपको अभी भी गरीब अवाम के मसाइल का आपको नहीं पता, आपके साथ प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। हम्माद अजहर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब के बेटे, अब जाहिर बात है वो तो जिसे कहते हैं सिल्वर स्पून इन द माउथ के साथ पैदा हुए हैं। अब जो एक जो है, आप कह सकते हैं कि जब इस तरह का चांदी के चमचे के साथ जिसकी पैदाइश के बाद से उसका एक्सपीरियंस रहा हो, तो हाउ कैन ही इमेजिन और अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल? तो वो तो पुअर पीपल के प्रॉब्लम नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। SOAS की क्लासों के अंदर उनको ये तो नहीं बताया होगा कि पाकिस्तान में गरीब का पेट कैसे भरना है। ये मामला जो है बहुत ही ज़्यादा लोकलाइज्ड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और जो हरकतें अभी की जा रही हैं, ये बच्चों की फीस वाला मामला भी ज़रूर उठाऊंगा। उसके साथ साथ मिनी बजट की बाज़गश्त। भाई मिनी बजट दोबारा क्यों लेकर आ रहे हैं? आप तो कह रहे हैं हम बड़े मल्टी नेशनल के CEO रहे, ये किया हमने, वो किया, हम इंग्लिश में फलाएं, तो आप मिनी बजट फिर दोबारा से क्यों ला रहे हो? अवाम के ऊपर मजीद अगर बोझ डाला तो मैं ये बता दूं, आप तो शायद माजरत के साथ हाथ जोड़ के कौंसलर के इलेक्शन में भी इंतखाब में न जीत पाते अगर इमरान खान का साथ ना होता। आपके वोट बेचारे उसने लेने हैं, जीतना उसने है, वजीर आजम उसने बनना है, आपकी साख को क्या नुकसान होगा? आपको तो इस्लामाबाद से सीट जिता दी, ये तो इमरान खान की वजह से हुआ ना, उसके वोट बैंक की वजह से हुआ। आज मैं बहुत सारे लोगों को नाराज़ करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सब्र के साथ मेरी बात को समझना होगा, कोई ज़ातियात नहीं। फिर शहरियार आफरीदी साहब ने जो बात की बड़ी अहम है। पाकिस्तान के अंदर मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी जो है उसके अंदर एक पोर्शन है जो कि ड्रग्स बैक्ड है, और ड्रग्स पाकिस्तान के अंदर मंशियात इस मुल्क की यूथ को तबाह बर्बाद कर रही है, और उसने इस मुल्क की जो है, मैं कह रहा हूँ कि माशी जड़ें जो हैं वो तक काट दी हैं। लेकिन हमारे लोग इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे आजकल जो हैं वो इसकी जानिब राग़िब हो रहे हैं। इसके ऊपर गौर करें। या हमारे बहुत सारे ऐसे अशखास हैं, मीडिया के अंदर भी कुछ एंकर्स हैं, नाम भी शायद ले लूँगा ब्रेक के बाद, कि जो इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा संगीन मसला है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
दूसरों की शख्सियत में जो बुराइयां दिखती थीं, मौजूदा हुकूमत के और मौजूदा हुक्मरान के जो वो अहम अरकान हैं जो आप देखते होंगे, हुकूमत के अरकान जो कि तनकीद किया करते थे, ये ख़राब हो गया, वो बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, गुरबत में इजाफ़ा हो गया। आज हम क्या देखते हैं, वही ऐब उन्होंने अपनी शख्सियत में भी पैदा कर ली हैं, अपनी हुकूमत में भी पैदा कर ली हैं और इसकी वजह से गैर मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ताजर सनतकारों का पर्सपेक्टिव लेना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब SM मुनीर साहब, साबिक सदर भी रहे हैं FPCCI के, और जो है मैं कहूँगा कि मारूफ तरीन शख्सियात में तस्वुर किया जा सकता है इस मुल्क की ताजर सनतकार सियासत में। वेलकम करता हूँ आपको SM मुनीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। SM मुनीर साहब, आगाज़ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत की चंद पॉलिसियाँ हैं जो कि ऐसा तस्वुर किया जा रहा है कि बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। इन्होंने शुरू में कहा था कि रेवेन्यू सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लेकर आएंगे, FBR में रिफॉर्म लेकर आएंगे। वो मामला भी अपनी जगह मुझे ऐसे लगता है कि अनसॉल्व अनरिजॉल्व खड़ा है। एक चीज़ इन्होंने ये कही थी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे, ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स वगैरह, इतनी सारी चीज़ें थी। मैं कहता हूँ तवील एक फहरिस्त थी जो इन्होंने कहा था कि जनाब हम बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 100 दिन गुजर गए, बगैर खर्चे के बहुत सारे पॉलिसी इशूज़ पर डिसीजन लिया जा सकता था, क्यों नहीं लिया? आपकी क्या रीडिंग है? इस वक्त तो बिजनेस कमेटी बड़ी परेशान है। तकरीबन तमाम इकॉनमी जो है वो इसमें कंट्रोल में नहीं है। मैं अभी कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल के आया हूँ और कल फिर जा रहा हूँ मिलने के लिए। कल मेरी शौकत खानम अस्पताल की मीटिंग है। बात यह कि मैंने उनको कहा कि आप मेज़बानी करके फेडरेशन के लोगों से मीटिंग करें, हमारे से डिस्कस करें, कि मेरी नज़र में सारे एडवाइज़र उनके परफेक्ट नहीं हैं। हर एडवाइज़र अपने आप को बड़ा फुर्नखास समझता है, लेकिन बहुत सारे एडवाइज़रों को पता ही नहीं कि मैंने क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी। देखिए, हम बिजनेस कमेटी तो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, एक ईमानदार तरीन प्राइम मिनिस्टर आया है और हम चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर अल्लाह को सलामत रखे। और मेरा यकीन है कि आने वाले 4-5 महीने बाद हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। असद उमर साहब तो सर फेडरेशन तशरीफ़ लाए थे, फिर उन्होंने बड़े मज़े से आप लोगों के साथ लंच भी किया, मेरे ख्याल से रिफ़्रेशमेंट भी की, और ऐसा तासुर मिला कि उन लोगों ने आपकी सारी बातें मान ली। लेकिन इस्लामाबाद जाने के बाद कहते हैं लोगों के तेवर तब्दील हो जाते हैं, उनके भी ऐसा महसूस होता है तेवर तब्दील हो गए। आई डोंट अंडरस्टैंड। सुई गैस के लिए उन्होंने फैसला किया था, पंजाब की सुई गैस का रेट कम कर दिया था, जो अभी तक हमें रेट कम नहीं मिले। अभी जो नोटिफिकेशन आज आया उसी दिसंबर वाला आया, अक्टूबर नवंबर का गायब हो गया। यही तो मैं समझ नहीं आया, जो बात करते हैं पूरी क्यों नहीं होती। भाई गवर्नमेंट का काम है इसको इम्प्लीमेंट करना, बात करके वादा करके अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोग ज़्यादा शोर मचाएंगे। बिजनेस कमेटी और कुछ नहीं चाहती, हम चाहते हैं गैस और बिजली की कीमतें कम करें। परसों एक लंच था, मेरे साथ असद उमर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम बिजली का एक ऐसा रेट ला रहे हैं जो पाकिस्तान की सारी बिजली इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडाइज कर देंगे। यानी हमारा रेट आज तक 14 सेंट है बिजली का, वो कह रहे थे मैं 7 सेंट कर दूंगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और गैस के भी नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार हो रहा है। अभी असल में नौकरी खतरे में ना सर, अभी तो हर चीज़ बोलेंगे वो, क्योंकि अभी इस वक्त वो बड़े परेशान हैं। इमरान खान साहब भी हर चीज़ को उनकी माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे होंगे, तो अब तो वो बड़े बेताब होंगे कोई ना कोई ऐसा कोई काम करें कि जिसकी वजह से नौकरी पक्की हो जाए, क्योंकि कुर्सी के नीचे जो पाए हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले हो चुके हैं। ऐसा आपको महसूस होता है? आप इस्लामाबाद गए थे, हम असद उमर के ज़ाती खिलाफ नहीं है। नहीं, हम चाहते हैं जो बात करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दें जी। अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुल्क सही होगा ना। इंडस्ट्री को चलाना है। 80% फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद है, हमारे रिफंड नहीं मिल रहे। उसे मैंने कल भी इमरान खान को परसों एक्सपोर्ट ट्रॉफी में बोला, 400 अरब के हमारे रिफंड है। 4 साल हो गए। जो इंडस्ट्री बंद इसलिए होगी, एक इंडस्ट्री का सरमाया 10 लाख है, उसका FBR ने 1 करोड़ में रोका हुआ है। आप पैसे देंगे कहाँ से कारोबार करेगा? तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा था कि मेहरबानी करके बजाय कि आप गैर मुल्कों में जाके दौरे करके पैसे मांग रहे हैं, आप हमारे इंडस्ट्री के पैसे वापस कर दें जो हमारी बोनाफाइड बनी है। हमारा 400 अरब वापस करें। मैंने कहा था आप नोट छाप लें, मैंने कहा था आप नोट छाप लें। महसूलात का शोबा तो उन्होंने जो है वो हमाद अजहर साहब को दिया हुआ है। क्या हमाद अजहर साहब से भी आपकी मुलाकात हुई? आपके ख्याल से क्या वो इस मुल्क के हमाद अजहर को परसों में खुद मिल के आया हूँ जी। उन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट रिफंड के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अल्लाह करे काम हो जाए। ये रिफंड करेंगे ना तो तमाम इंडस्ट्री जो बंद पड़ी छोटी छोटी यूनिट सब चल जाएंगे। जब वो चल जाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट इसी साल $3 अरब बढ़ जाएगी।
मैंने कहा मैं गारंटी करता हूँ हमारा 400 अरब रिफंड कर दें, आपकी 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी बगैर किसी तकलीफ के। ताजर सनतकारों की एक और शिकायत ये है, ताजर सनतकारों की एक और शिकायत ये है कि अब वो विक्टिम बन चुके हैं, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। सरकारी इदारे जो काफ़ी अरसे से कोल्ड स्टोरेज के अंदर थे, अब वो अचानक बाहर निकल आए हैं और उन्होंने ताजर सनतकारों की फहरिस्तें निकालनी है और बोला आओ जनाब अब हम सबका एहतसाब करेंगे, जबकि एहतसाब तो उनका खुद का होना चाहिए था। अब सरकारी अफसरान, और मुझे पता है आप काफ़ी अरसे से हर प्लेटफॉर्म पे कहते रहे कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को रिफॉर्म होना चाहिए, तो उल्टा केस होता जा रहा है जनाब। सही बात, बिल्कुल आई फुली एग्री विद यू। इसको रिफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी है, मेरे मुल्क का फायदा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा मुनीर साहब एक चीज़ आपसे मैंने पूछनी थी, अब है थोड़ा मैं गुफ्तगू को ज़रा मज़ेदार एक पहलू की तरफ लाना चाहता हूँ। फेडरेशन के हो रहे हैं इलेक्शन, अब देख रहा हूँ आपके जितने मुखालफीन हैं वो ज़ाती हमले कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि अगर उनको इख्तियारात मिल गए तो वो करेंगे क्या। फिर इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो तो आपके बिछड़े साथी हैं, जिनको कभी माजी के अंदर आपसे शिकायत रही हो, आपने जबकि उनको ओहदे भी दिए, उनको इख्तियार भी दिया। बहुत दफ़ा लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो इख्तियार उनको नहीं मिलने चाहिए थे, ओहदे नहीं मिलने चाहिए थे, आपने दिए, लेकिन वो तो आज आप ही के खिलाफ बोल रहे हैं और ज़ातियात पे आ गए। इसके बारे में भी कुछ बताएं। वो आपने सुना किसी के साथ एहसान करो उसके शर से डरो। जिस बंदे का आप जिक्र करें, एक बंदा कराची में ऐसा है जिसको मैंने मिनिस्टर बनवाया, जिसको मैंने सितारा इम्तियाज़, जिसको मैंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, डॉक्टर की डिग्री दिलवाई, वो आज हमारे खिलाफ 24 घंटे फिरता रहता है। उसको शौक है, वो सुबह निकलता है घर से, लोगों से पैसे लेता है, पैसे लेके हमारे खिलाफ काम करता है। मेरी समझिए उसको प्रॉब्लम है कि तकलीफ क्या है। नहीं, लेकिन तो अल्लाह ताला उसको अक्ल दे। लेकिन आप कभी फोन उठा के फोन करें और उनसे पूछें कि भाई जातियात पे बात क्यों हो रही है। मैं किसी शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी अशखास हैं उनसे पूछे भाई जातियात से क्या लेना देना है। किसी को जातियात में हमने इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं कि किसी की हम तकरीर में जातियात की बात ही नहीं करते, ना मैं ना मेरे रफ़्क़ाए-कार। हम तो सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें ये पता है कि 4 सालों में फेडरेशन में हमने बड़ा काम किया। फेडरेशन की किटी खाली थी। 4 साल पहले फेडरेशन प्रोविडेंट फंड से तनख्वाह लेते थे, आज फेडरेशन के पास 13 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे तमाम ऑफिस बेनर्स अपने तमाम आने जाने का फ्लाइट ऑर्डर का बिल में जेब से देते हैं। हमने इस्लामाबाद की पूरी बिल्डिंग कंप्लीट कर दी है। आज हमारे अकाउंट में पैसे कहाँ से आ गए। सर देखिए, ताजिर सनतकार सियासत और सारे अब ताजिर सनतकार सियासत के अंदर किंग मेकर एक ज़माने में तारिक सईद साहब थे। अब वो सामने नज़र तो नहीं आते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते। कोशिश करूँगा उनको भी कभी बुलाऊँ, लेकिन बात यह कि वो पहले किया करते थे ना ये सारे मामला, अभी वो मुझे ऐसे लगता है जैसे अपोजिशन ग्रुप के साथ हैं। ऐसा सही कह रहा हूँ? है उनके साथ, लेकिन वो बीमार है, उनको मालूम भी नहीं होता, उसकी फ़ोटो छाप देते हैं। वो बेचारा बीमार है, अल्लाह से दुआ करता अल्लाह उसको सेहत दे। तारसी था हमारे दोस्त है जी। अच्छा, ग्रुप अब खत्म हो गया। देखिए वो ग्रुप के लोग 4 साल से इलेक्शन हार रहे हैं, चले हुए कारतूस हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ने से बाज नहीं आ रहे। अच्छा, मैंने जब पता है साल भी हार जाएंगे। मैंने जब अपोजिशन ग्रुप में देखा तो मैंने देखा 2 शख्सियात तो ऐसी हैं जो कि आपके भी माजी के अंदर सदर रहे हैं, मतलब ज़करिया उस्मान साहब हैं, ये भी मतलब आप मतलब ये कि आप ही के उस ज़माने में तो एक ही होंगे ना आप लोग। फिर सेनेटर साहब भी हैं, वो भी उस में मौजूद हैं। तो क्या वजह, क्यों नाला हो गया आपसे? बस उनकी मर्जी, वो हारे, सब हारे जवारी हैं, हर साल हार जाते हैं, अगले साल हारने की फिर तैयारी करते हैं। मैं उनकी जगह होता तो मैं कहीं से छलांग मार लेता ऊपर किसी बिल्डिंग से। 4 साल उनको शर्म नहीं है कि 4 साल से इलेक्शन हार रहे हैं। एक सीट, पिछले साल हम 13 की 13 सीटें जीते, इस साल भी आप देखिएगा हम 13 की 13 सीटें जीतेंगे। 4 सीटें हमारी अनअपोज आ चुकी हैं, उनके पास आदमी नहीं खड़ा करने के लिए। हर आदमी को उनके पास तो अभी देखे ना, अलाउद्दीन मरी साहब तो काफ़ी मतलब साबिक वजीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, और मेरे ख्याल आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मतलब सदर के लिए अलाउद्दीन मरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जी। अलाउद्दीन मरी साहब अच्छे आदमी मेरे दफ्तर आए थे। मैंने कहा था अलाउद्दीन साहब आपको बिजनेस कमेटी नहीं जानती, आप होंगे चीफ मिनिस्टर, आप इलेक्शन ना लड़े। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। वो ज़बरदस्ती हमारी अपोजिशन ने उनको अब खड़ा कर दिया है। कोई चांसेस उसके जीतने की, उसको सिर्फ 15-20 वोट मिलेंगे पूरे 360 वोटों में से। वो क्यों इलेक्शन लड़े मुझे नहीं पता। हमारी अपोजिशन ने उनको ज़बरदस्ती चढ़ा दिया, इलेक्शन लड़े आप जीत जाएंगे। कोई चांस नहीं उनकी जीतने का। कोई इज्जतदार आदमी को आराम करना चाहिए था, लेकिन वो खड़े हो गए, लड़ रहे, उनकी मर्जी।
अच्छा मुझे भी बताएं, ये आपके हमारी पास इलेक्शन खास की क्या तैयारी है? पूरी है। मतलब लोग कहते हैं ना, वो खैर मैं जो रिवायती तौर पर लफ्ज कहते हैं वो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आपके पास क्या फार्मूला है? आप फेडरेशन के ऊपर जो मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पे आपका रहता है, ये बात है। अब इसको मैं आपकी अप्रिसिएशन भी कह सकता हूँ। फार्मूला सिंपल है जी हमारा सिंपल फॉर्मूला, हमारा अखलाक अच्छा है, हम सबके काम करते हैं। किसी बेचारे का मसला आ जाए, हम FBR जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, उनका काम कराने की कोशिश करते हैं। और हमारा फार्मूला ये कि वी आर वर्किंग फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान। हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर कुछ और है। हम सब के सब पाकिस्तान की खिदमत में लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने जो अभी तक बात सुनी, मैं 2-3 चीज़ें मैं तो इखलाक के दायरे में रहते हुए आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपको पता है आपके मुखालफिन तो कभी कभार इखलाक के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यह कि मैंने इसीलिए आज किसी को आपके मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं किया, और मैं यही चाहता हूँ कि मामूली सी जो उन्होंने गुजारिशात की हैं, जिसको वो बड़े सख्त अंदाज में पेश करते हैं, वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट से इस मुल्क की डिक्लाइन हो गई। आपने खुद भी देखा होगा, ये वही लोग हैं जो पहले आपके हामी थे, अब वो कहते हैं ये एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गई। जितनी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गई उनका जिम्मेदार SM मुनीर है। क्या ये कोई लॉजिक है? जितनी बढ़ गई उसका जिम्मेदार कौन है? अब सारी बढ़ गई, कोई लॉजिक। जब मैंने चार्ज लिया TDAP का मैं चेयरमैन बना, सारी दुनिया में रिसेशन आ गया। रिसेशन से इंडिया की एक्सपोर्ट गिर गई, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट गिर गई, पाकिस्तान की भी गिर गई। अब वो रिसेशन ख़त्म हो गया, हमारी एक्सपोर्ट इस साल $3 अरब बढ़ गई। वो किसने बढ़ा दी है? अल्लाह की मेहरबानी से रिसेशन ख़त्म हो गया। वो जो मर्जी कहते वो कहते हैं आटा घुनती हिलती क्यों है, उनको तो बहाना चाहिए मेरे पे इल्ज़ाम लगाने का। अल्लाह की मेहरबानी, मैं क्लीन आदमी हूँ और मैं बिज़नेस करता हूँ, सुबह शाम कारोबार करता हूँ। किसी के मैंने पैसे नहीं देने, ना मैंने किसी के पैसे खाए हैं। सामने वाले ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों का लाखों करोड़ रुपए खा बताएं ना सर उनका नाम। वो देखें, वो जब आपको डायरेक्टली एक्यूज करते हैं, और लेट मी बी वेरी फ्रैंक, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके पर्सोना, आपकी मतलब टू बी वेरी फ्रैंक आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप फिर भी लिहाज करते हैं, नाम नहीं लेते। आप भी नाम लें, बताएं क्या किया उन्होंने। वो उनका फेल है, मेरा फेल है, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। अच्छा, दूसरा कौन क्या करता है। अच्छा, दूसरी जो जनरल एक्यूजेशन वो लगाते हैं, और जाहिर बात है उसके अंदर बहुत सारे लोग मुत्तफिक भी होते हैं, वो ये कि सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं फेडरेशन की और रिजल्ट्स जो हैं वो कम हैं। फॉर एग्जांपल उनकी सोच ये, जो हमारे कल भी प्रोग्राम में आए थे, कि जनाब बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना सोशल गैदरिंग की जगह बन चुकी है फेडरेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो इसका भी जवाब दें आप उनको। ये वो मनफी सोच है उनकी, नेगेटिव सोच है। आप ये पूछो कि अगर फेडरेशन सोशल गैदरिंग 13 करोड़ रुपये कहाँ से आ गए? सोशल गैदरिंग बहुत खर्च होता है, 13 करोड़ रुपये कैश पड़ी है हमारे पास, कहाँ से आई? इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट। मैं सलाम करूँगा गज़फ़र बिलोर को और मज़हर नासिर को, जिनकी मेहनत से इतना फेडरेशन ने तरक्की की है। ये कोई नहीं देखता फेडरेशन ने तरक्की की। हमारी बैलेंस शीट देख लें आगे, खाली गाली देना। तो देखिए, जिसने जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू का काम है डसना, चाहे उसको आप दरिया पार कराएं, उसने कहा मेरी तबीयत ऐसी है, मैंने डसना ही डसना। ये बिच्छू डस रहे हैं और हम लोग होता मारते हैं, फिर ये डूब जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्यों ना ऐसे नहीं, मैं कहता हूं क्यों ना ऐसे हो कि आप लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रख दें, ताकि जो है बुनियादी तौर पे दूसरों का मुंह बंदी हो जाए। आप कहें जी ये हमने अचीव करना है इस साल के अंदर, ये चीजें दे दें तो फिर इनका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये कहते हैं कि जनाब इल्जाम। लेकिन मैं जब भी पूछता हूं आपके मुखालफिन से कि भाई आप नया क्या करोगे, तो नए के वो कुछ नहीं बताते। पिछली दफा भी वो आए तो उन्होंने कहा वी आर बिजनेसमैन, वी आर नॉट यस मैन। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे आपके लोगों को कह दिया यस मैन, और अब आप ही के साथ आके बैठ गए। ये वो बंदा कराची में कहता है जो लोगों के करोड़ों रुपए देने, करोड़ों रुपए लोगों ने खा गया। ये वो बंदा बातें करता है। उनकी नजरें पर 13 करोड़ रुपए में जो फेडरेशन पड़े, वो चाहते फेडरेशन में आगे 13 करोड़ भी खा पी जाए। वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये पैसे जो है हमारे मुल्क के लिए, और ये पैसे हम रखे हुए फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन ये मुझे आप बताइएगा, आप भी खैर एक बड़े लीडिंग, मैं कहूँगा कि बिजनेस पर्सनैलिटी हैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया की। मुझे ये बताएं कि ये तमाम जो लोग आपके खिलाफ आज खड़े हुए हैं और जनाब अपने अपने फ़लसफ़े और सियासत बता रहे हैं, मतलब आई हैव टू वेट इन बोथ साइड्स, लेकिन एम ये है कि इनके अंदर नयापन क्या है बुनियादी तौर पर? ये अगर इन्हीं को ही आप सिलेक्ट कर लें, ये कहते हैं ये हमारे साथ मुफाहमत कर लें, आप इनके साथ मुफाहमत कर लें तो ये हर चीज़ पर राज़ी हो जाएंगे, तो क्या ख़ास क्या ये चीज़ लाएंगे लीडरशिप में?
मुफाहमत इसलिए कर लो आगे, सिर्फ पैसे, हमारे पैसे जो 13 करोड़ में पड़े हैं उस पर उनकी नज़र है। वो खाने पीने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, काम करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। उनकी रेपुटेशन देखे ना, कराची वाले साहब करोड़ों रुपए खा गए, लाहौर वाले साहब ने करोड़ों रुपए गैस के बिल देने पे FI का केस चल रहा है। वो जो पिशावर आदमी है, वो पिशावर वाला 4 इलेक्शन हार चुका है, MP का भी हार गया, MLA का भी हार गया, सेनेट का भी हार गया, और 4 साल से UBG का इलेक्शन भी हारा है, फेडरेशन का, 5 साल फिर हार जाएगा। अब हारे मिलकर चले हुए कारतूसों की मैं क्या बात करूं आपसे। मैं आपने इशारे से सबको लपेटा, आपने इशारे से। लगता है वो गौर से जब सुनेंगे तो उनको फिर एहसास होगा कि मेरे मुतालिक बात हुई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, होना चाहिए क्या बुनियादी तौर पे मैं ऐसा, मुनीर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जनाब वाला, नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एंड वी फिक्स द एंटायर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, प्लस हाउ कैन वी टेक फेडरेशन फॉरवर्ड इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी अहम शख्सियत जनाब SM मुनीर साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी। वो बता रहे थे कि जनाब सियासत के समझ जा रही है, और उन्होंने इशारा किया अपने मुखालफिन की तरफ, बग़ैर नाम लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा कर दिया जो भी बैठे TV देख रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। उनको भी मौका मिलेगा कि वो जवाब दें आने वाले प्रोग्रामों के अंदर। आज हमारे साथ वैसे गुफ्तगू के अंदर SM मुनीर साहब हैं, लेकिन अकील करीम डेडी साहब को भी हमने शामिल किया गुफ्तगू के अंदर, ताकि हम पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक भी थोड़ी सी बात कर सकें। तो अकील करीम डेडी साहब, आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूं शो में, और उसके साथ साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जनाब वाला, अब मैंने देखा, आपकी राय सुनी, आपकी आरा सुनी मैंने TV के ऊपर भी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब आप भी इस रियलाइजेशन में आ चुके हैं कि हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो कि शायद बिज़नेस फ्रेंडली नहीं हैं और वहाँ पर चेंज लाने की ज़रूरत है। ऐसा आपने क्यों महसूस किया? और बिलखसूस एक तासुर क्योंकि जाता है कि इमरान खान साहब से आपके काफ़ी करीबी ताल्लुकात इस हिसाब से हैं कि आप उनसे बरह रास्त कम्युनिकेट भी करते हैं, और अभी भी आपकी मुलाकात हुई। तो अकील डेडी साहब, मुझे थोड़ा वजाहत से बताइएगा कि आपके जहन में क्या तासुर बदल रहा है हुकूमत की माशी टीम के मुतालिक। और आप बैठे हुए थे तरीन साहब को लेकर, तो तरीन साहब ने कौन सा कोई ख़ास काम करना है अपने दौर में, शौकत तरीन साहब ने कौन से को ख़ास जो है कोई काम कर दिए, उन्होंने भी मईशत को ऐसे ही रखा। आप कह रहे थे कि जनाब बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं, देखें, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने बात की है, मैंने कराची के इशू पे बात की थी, जिसमें मुझे इशू था, मेरा ख्याल था कि कराची के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, कराची के डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होने चाहिए, कराची में ये तोड़ फोड़ से अवॉइड करना चाहिए, बेरोजगार ना लोगों को ना किया जाए। इस पे मैंने बात जरूर की थी, लेकिन मैंने इकोनॉमी टीम पे कभी भी अदम इत्मीनान की बात नहीं की है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास काफी मुश्किल टाइम है, और इस मुश्किल टाइम में गवर्नमेंट मुसलसल फैसले जो कर रही है वो पॉजिटिव फैसले हैं। फॉर द टाइम बिंग हमें वो अच्छा किया आपने वजाहत कर दी, क्योंकि क्लिप ऐसे चल रही है जैसे गालिबन आप शौकत तरीन साहब को पाकिस्तान का वजीर खजाने के तौर पर रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने ऐसी कोई बात की है। जो असद उमर साहब बैठे हुए हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे इकदाम कर रहे हैं, लेकिन शौकत तरीन साहब अगर उस टीम के हिस्से बन सकते हैं, क्योंकि उनके वो भी पहले भी काफी काम कर चुके हैं और उस हवाले से बात जरूर भी थी, लेकिन कहीं भी मैंने ये नहीं कहा था कि जो टीम काम कर रही है हम उसके ऊपर एतमाद नहीं करते। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त काफी मुश्किलात में है, और उस मुश्किलात में जो गवर्नमेंट है वो बड़े अच्छे फैसले कर रही है और मुश्किल फैसले कर रही है। उमूमन इस तरह के डिफिकल्ट फैसले लोग नहीं करते, वो अवाम फ्रेंडली फैसले कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुल्क की इकनॉमी इस वक्त काफी मुश्किल में है और ये गवर्नमेंट मुश्किल फैसले करके ये साबित कर रही है कि हम उस मुश्किल वक्त में कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत फर्दर मुश्किलात का शिकार हो।
हम बड़े टफ डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है अवाम फ्रेंडली ये ना हो, लेकिन इससे हम पाकिस्तान को क्राइसिस से बाहर निकालेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने कोई ऐसी बात की है। आप अगर उसको सुनेंगे तो उसका यही मतलब आपको मिलेगा। और आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और जाहिर बात है कि इकोनॉमी की कोई ये तो नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर अकेले काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम है। तो मेरा ये ख्याल है कि उस टीम का हिस्सा शौकत तरीन भी जरूर बन सकता है। लेकिन जो काम इस वक्त हो रहा है और बड़े मुश्किल फैसले गवर्नमेंट ने किए हैं, और सिर्फ इसलिए किए हैं कि ये मुल्क क्राइसिस से बाहर आए। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि गवर्नमेंट इस वक्त जितना भी काम कर रही है, देखें सारे फैसले लोग नहीं समझते कि सही हो सकते। जब आप 10 फैसले करते हैं तो 2-4 में कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन जाहिर बात है कि टाइम के साथ साथ उसका आपको पता चल जाता है और आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा किया तो आपने वजाहत कर दी, क्योंकि एक तासुर ऐसा गया था और मीडिया पर ऐसा तासुर आया था कि शायद अकील करीम डैडी साहब भी पाकिस्तान की माशी टीम से गैर मुतमईन है, ऐसा तासुर गया था। नहीं, ऐसे कोई नहीं है। मेरे आप सारे इंटरव्यू देख लें, और एक ही इंटरव्यू सिर्फ जो कराची के हवाले से था, तो वो भी मैं समझता हूँ पीटीआई ने उसको बड़ा पॉजिटिव लिया है। और उन्होंने कहीं भी ये नहीं सोचा कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस पर गवर्नमेंट को हिट करना हमारा कोई मकसद नहीं होता। अच्छा अकील डैडी साहब, मुझे ये बताएं, पे काम करें इस दफा बताएं यूबीजी के साथ हैं एफपीसीसीआई के इलेक्शन में? देखें, मुनीर साहब जैसे लीडर जो है ना, ये सदियों में आते हैं, और मैं समझता हूँ हमें मुनीर साहब को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमने 1-2 इलेक्शन इनके अगेंस्ट जरूर खड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ताल्लुकात में कभी भी कोई दूरी नहीं आई। और आज भी हम मुनीर साहब को फुल सपोर्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए जितनी खिदमत मुनीर साहब की हैं किसी और की नहीं है। लेकिन इसका मतलब आप ये ना ले लेना कि फिर ये कहो कि मैं ये कह रहा हूँ कि असद उमर की जगह मैं मुनीर साहब को लगवाना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने कहते ये नहीं कहा, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है, काफ़ी गर्दिश में आ गई थी कि आपका जो बयान था प्रोग्राम का, उसको शायद लोगों ने सियाको सबाक से हटकर लिया हो। अच्छा, यहाँ पर आप गुफ्तगू में साथ रहिएगा। ऐसे मुनीर साहब भी हमारे साथ हैं। अकील करीम डैडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ऐसे मुनीर साहब, बात यह बहुत सारे पुराने साथी भी आपके साथ वापस आ गए। ऐसे मुनीर साहब अब्दुल रहीम जानू साहब हैं, वो भी बीच में बड़े नाराज़ हो गए थे, उनको आपने सदर नहीं बनाया था। ही बिकेम वेरी एंग्री। अब वो भी दोबारा वापस आ गए। याया पुलानी साहब के मुतालिक भी सुना है, वो आपके साथ आ गए। चावला साहब से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई, उनकी तबीयत शायद बीच में नासाज थी, लेकिन मैंने सुना ही है कि वो भी आपके पास वापस आ गए या साथ आ गए। तो ये इनकलाबी तब्दीली किस तरह से हुई है, ये मुझे बताएं। बस इस पर अकील डैडी भाई का बड़ा हाथ है। अकील साहब मेरे लीडर हैं जी, एक सच्चे इंसान है, अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अच्छा फैसला किया। रहीम जानू, याया पुरानी सब मेरे पास आए, उन्होंने कहा ये किस बात की हम लड़ाई झगड़ा है, हम क्यों ना सब एक हो जाए। तो अनकंडीशनल हम सब एक हो गए। मेहताब चावला का मुझे नहीं पता किसके साथ है, उसको शायद उसको भी पता नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह उसको सेहत दे, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी माशाल्लाह हिना मनसफा हमारे साथ आ गई हैं, और अकील डैडी की सरबराही में बहुत सारे लोग आ गए। वही लोग पीछे रह गए, बाकी रह गए जो शुरू से थे, जो शुरू से हमारे खिलाफ है। वो क्यों खिलाफ है ये भी मुझे पता है। इतने हमने अच्छे काम किए हैं, सारी गवर्नमेंट हमारे काम अप्रिशिएट कर रही है। सर लेकिन डैडी साहब भी अप्रिशिएट देखिए, वो उनमें से बहुत सारे लोग, जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन बेसिकली क्या कि दे आर बिलियनियर्स ऑन देयर ओन। आपको खुद पता है, आपकी कम्युनिटी के एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। रिलेटिवली मैं कहूँगा कि ही इज़ यंगर देन मोस्ट लीडर्स इन लाहौर। ही इज़ देयर, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स, ही इज़ ऑल्सो इन दैट ग्रुप। तो मेन एम ये कि दे आर बिलियनियर्स ऑन देयर ओन, व्हाई वुड दे बी इंटरेस्टेड इन अ फ्यू करोड़ रुपीस? मतलब ये वो फिर बाय नहीं करेंगे ना इस आर्गूमेंट को। बस उनको तो लेके फिर रहे हैं कराची वाले साहब। कराची वाले साहब ने उनको चढ़ाया हुआ है, और वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का लीडर बन जाऊंगा। 3 इलेक्शन खुद हार चुके हैं, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हार चुके हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का भी हार चुके हैं। अब उनको मैं कहता हूँ वाइस प्रेसिडेंट का लड़ना इस साल, वो भी हार जाएंगे। उनके शौक सारे खत्म हो जाएंगे, उनको शर्म नहीं है इलेक्शन हार सर सूबाई वजीर तो वो निगरान हुकूमत में बन गए, उन लोगों के वजीर ज्यादा आए, वजीर मुशीर ज्यादा उनका क्लेम है, बने निगरान हुकूमत में। वो तो कह रहे हैं हमारी कामयाबी है। बनने से हमें क्या, बनने से हम उनकी कामयाबी होगी, हमारे मुल्क की कोई कामयाबी नहीं है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि बेसिकली वो इतने फाल नहीं है? नहीं, एक फाल है, इनको कौन जानता है पाकिस्तान में? लाहौर के चंद लोग जानते हैं उनको, पूरे पाकिस्तान में कौन जानता है उनको?
तो आप ये जो कौन सी खिदमत की पाकिस्तान के लिए? आप एक तो नाम नहीं ले रहे, कराची की शख्सियत, कराची की शख्सियत, आपने तो नामालूम अफराद बना दिया उनको कराची की शख्सियत कह के। सर कराची की शख्सियत नहीं, आप नाम सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है जी। कौन सी एक ही बंदा है जो करोड़ों रुपए लोगों लोगे खा गया, जो करोड़ों रुपए लोगों को कर्जे देने हैं, वो देना पैसे लोगों के, वो सिर्फ जाके अपोजिशन में काम करता है। आज मेरे पास अकाउंट मौजूद है, 4.5 करोड़ रुपए लोगों से वो ले चुका है। हर महीने लोगों से भत्ता लेता था, और भत्ता माफिया है, लोगों से पैसे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। 4.5 करोड़ की सर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा, सच बोल रहा। मेरे पास अकाउंट स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूंगा, हर महीने लोगों से पैसे लेते थे। मतलब मैं इल्जाम लगाना गुनाह समझता हूँ। लेकिन किस जिम्मे में हो सकता है, कारोबार के सिलसिले में लेते हो आप? नहीं, कोई कारोबार नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। आप मेरे ऑफिस आइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। वो तो बेचारे मतलब ये कि परेशान हो गए होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई एस एम मुनीर जैसी मारूफ शख्सियत ने टीवी पर आकर ये बात कह दी, तो बिल्कुल परेशान हो गए होंगे। बेचारे परेशान की बात क्यों गई? वो कहेंगे जी मुझे तो सफाई का मौका नहीं दिया। वो सफाई के वो 25 टीवी पे मेरे खिलाफ बोल चुके हैं। मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ, ये बात टेलीविजन में जाना ही बंद कर दिया है। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आपका वो कोई भी मतलब आजकल उनकी लीडरशिप में कोई भी आपका लिहाज नहीं करता, और वो लोग बाकायदा जातियात पे भी आते हैं, और आपके ग्रुप के जो लिहाज ना करे लिहाज, आई डोंट केयर जी, आई डोंट केयर। अच्छा, even about your panel, they are creating a controversy. You must have heard about it. मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, but even about your panel, about your candidates, they are creating controversy. What is your view? My views से हारे जुआरी कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, उनको पता है फिर हम हारने वाले हैं। अब वो कल वो गए हुए थे गुजरावाला और सियालकोट फिर रहे हैं, उनको पता है मैं कल 28 को फिर हार जाएंगे। तो जो मर्जी इल्जाम लगाए, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। अच्छा, समझते पैनल के लोग भी अच्छे हैं। अच्छा, इन दी एंड मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहूँगा, जो अकील करीम डेडी साहब भी कह रहे थे बुनियादी तौर पे कि माशी तौर पे चंद ऐसे इक़दामात लेने की ज़रूरत है जिनसे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रिवाइव होगी। चंद चीज़ें तो आपने बताई, ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जनाब वाला हमारे मुल्क का जो एक चैलेंज और प्रॉब्लम वो सेल्स टैक्स जो वापस करना है, लुटाना है, वो है। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, मुल्क के गुर्बत के, पसमानदगी के, बेरोजगारी के रेट। जी, बिजली और गैस के रेट्स हैं जो कम करने ज़रूरी हैं। अच्छा, लेकिन मैंने उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को मशवरा एज ए पाकिस्तानी आईड लाइक टू आस्क यू कि ये 3 की क्वेश्चंस हैं, एक बेरोज़गारी का, एक महंगाई का, और एक जो है हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत का। अब इनको एड्रेस करना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, आप ताजिर सनतकार हैं, लेकिन गरीब का दर्द रखना दिल में ये तो हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। इसका आंसर भी दें। इसका जवाब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब तक मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इंडस्ट्री आएगी, लोगों को जॉब मिल जाएगा, रोज़गार मिलेगा, और उसके बाद बेरोज़गारी कम होगी, और आपको टैक्स भी आएगा, और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। बेइंतहा पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। जो पिछली हुकूमतों ने हमारे पैसे रिफंड नहीं किए, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है। उनको चलाने के लिए सिर्फ हमारे जो पैसे हैं, जो बोनाफाइड रकम है, हमारा 400 अरब हमको दे दें, और आप देखिए इंडस्ट्री कैसे चलेगी, आपके सारे मसले दूर हो जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा इमरान खान साहब तो खैर मौजूदा वज़ीर आज़म है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का सुबह एक बयान चल रहा था मुल्क की मईशत के मुतालिक, उनको बहुत तशवीश है। आप पिछली हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो तो ये तासुर दे रहे हैं कि यह आने वाली हुकूमत ने मईशत का जो है वो, मैं अब क्या कहूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गैर पार्लिमानी, लेकिन उनका सोचना ऐसा है जैसे आने वाली हुकूमत ने मईशत को ख़राब किया है, उनके दौर में मईशत अच्छी थी। कुछ इस बारे में आप इंडिपेंडेंट राय दें। ये हमारा 400 अरब इंडिपेंडेंट राय ये है कि 400 अरब रुपये हमारा उन्हीं की हुकूमत ने रोका हुआ था। ये पिछले साल से, पिछले 2 सालों 3 सालों से पैसे नहीं मिले, अब 4 साल हो गए। तो ये 4 साल कैसे हो गए? उन्हीं की हुकूमत में नहीं पैसे मिले। पैसे अगर मिल जाते तो आज इतना बड़ा मुल्क को नुकसान ना होता। अच्छा, आई नो कि नवाज शरीफ साहब आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, आप भी नवाज शरीफ साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो, क्योंकि एक जनरल रिलेशनशिप है। लेकिन नवाज शरीफ साहब मेरे भाई हैं जी। एम ये कि नवाज शरीफ साहब को जब आप एक्सप्लेन किया करते थे कि क्या सिग्निफिकेंस है इस सेल टैक्स की, और ये इसका क्यों वापस करने की ज़रूरत है, रिफंड क्यों होना चाहिए इसका, तो उनका क्या जवाब होता था?
गवर्नर हाउस में जब भी नवाज शरीफ साहब आए हर महीने में कहता था मियाँ साहब याद हमारे रिफंड कर दें, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। लेकिन मेरी को सुनता ही नहीं था। अगर सुनते तो आज ये ना होता, आज हमारी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी होती। हम लोग पीछे निकल गए। अब भी मौका है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है एक थिंक टैंक बनाएं। थिंक टैंक में मेरी दरख्वास्त है अकील डैडी साहब को लें, अच्छे लोगों को लें, ये लोग साथ बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर के, अच्छे मशवरे देंगे। मेरा यकीन है कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इनको अच्छे मशवरों की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छे आदमी, हमारे दोस्तों में से। मैं हमेशा, कल भी मेरी मीटिंग में जा रहा हूँ, कल हम एक ही मशवरा देते हैं, थिंक टैंक बनाएं पाकिस्तान का और लोगों से मशवरा कर लें, एक कमेटी बना लें हाई लेवल। ये सारे मशवरे जो उनके रुफ़क़ाए-कार हैं वो इतने सारे के सारे को इतने हर चीज़ चौड़ी अकल कुल नहीं है। हर बंदा गलती कर सकता है। हमारे बिजनेसमैन के इंपॉर्टेंट लोगों को साथ बिठाएं। हम लोग अकील डैडी साहब बिजनेस में कामयाब ऐसे मुनीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला और मेरे हम गुफ्तगू रही। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।